सुप्रभात मित्रों। तो आइए, चुनाव का माहौल है, चुनाव हो रहा है, राजनीति चरम पे है। ऐसे में सल्तनत काल में शुरू किया हम इसीलिए कि आप लोगों के समझ में आएगा कि कैसे एक पार्टी दूसरे पार्टी को हराती है। गांव का चुनाव आप लोगों ने देखा होगा प्रधानी का, उसमें कैसे क्या होता है, कैसे तिकड़म बनाया जाता है, कैसे दुष्प्रचार किया जाता है और क्या उसका बेनिफिट मिलता है और क्या उसका लॉस मिलता है। तो हमने बताया मोहम्मद गोरी ने कैसे आक्रमण किया भारत पे। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया। फोलो खेलते समय मर गया। तो ऐबक के बाद आता है आराम शाह। कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐबक का भाई था, कुछ लोग भतीजा बताते हैं। ऐबक के पास पुत्र तो थे नहीं। उसकी बड़ी लड़की की शादी हुई थी इल्तुतमिश से। ठीक है। ऐबक शाह बनता है 1210 में, राजा बनता है। ठीक है। जब 1210 में ये राजा बनता है, ठीक है, ये कहाँ बनता है राजा? लाहौर। इल्तुतमिश उस समय कहाँ रहता है? दिल्ली में। और लाहौर में जब ऐबक की मृत्यु होती है तो उस समय आराम शाह को, उसके जो सरदार थे, उन सरदारों ने कहा कि अरे आराम शाह है, लफंगा टाइप का आदमी है, इसी को बना दो राजा, हम लोग ऐश करेंगे अपना। आराम शाह को कहे कि भैया कुतुबुद्दीन ऐबक के अधिकारी हैं, उत्तराधिकारी हैं, इन्हीं को राजा बनाया जाता है। इल्तुतमिश सबसे योग्य था उसमें। इल्तुतमिश ने कर दिया आक्रमण दिल्ली से और इनको आके जद या जूद करके मिलता है। इस युद्ध में 1210 में हरा दिया, हरा के इनको मार दिया और दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान बना। भारत का प्रथम सुल्तान ऐबक था, क्योंकि ऐबक ने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाई, दिल्ली को नहीं बनाई, और इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाई। इसलिए यह कहा गया कि भारत का, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। आराम शाह तो गए यहाँ। अब देखिए बचता कौन कौन है। इल्तुतमिश के बारे में हम बता दें आप लोगों को कि इल्तुतमिश जब मोहम्मद गोरी खोखरों का दमन 1205-6 में कर रहा था पंजाब में, उस समय उसने लाहौर से एक सेना मंगाई। ऐबक से कहा, ऐबक अधीनस्थ शासक था उसका, उसने कहा एक सेना भेजो। ऐबक खुद सेना लेकर आया, उसमें इल्तुतमिश भी था। इल्तुतमिश बहुत बहादुरी से लड़ा, बहुत सुंदर भी था, स्वभाव का बड़ा अच्छा था। इसलिए मोहम्मद गोरी ने ऐबक से कहा कि इसको तुम दास्ता से मुक्त करके स्वतंत्र बनाओ, फिर देखते हैं। इसका बचपन से ही इल्तुतमिश बहुत बुद्धिमान था, बहुत होशियार था, यहाँ तक कि इसके भाइयों को इससे जलन होने लगी। बस वो सब क्या किए, बचपन में इसको भुला के ले गए, मेले में बेच दिए वहाँ पे। अब मेले में बेच दिए और जो गया वहाँ पे देखा ऐबक ने कि तो बहुत अच्छा सरदार बनेगा भाई, सारे गुण इसमें हैं, तो उसको उसने खरीद लिया। बाद में जब दास्ता से मुक्त किया उसको गोरी के कहने पर, तो अपनी एक लड़की की शादी भी कर दी, क्योंकि लड़की इसकी प्रेम करने लगी थी इल्तुतमिश से, ऐबक की। अब इल्तुतमिश आते हैं, जब एक गद्दी पर बैठते हैं, 1210 से लेकर 1236 तक इन्होंने शासन किया। 16 वर्ष का शासन रहा इनका। अब देखिए इल्तुतमिश था कौन? दामाद था ऐबक का, और जितने अधिकारी थे उस समय, जितने सामंत थे, जितने तुर्क सरदार थे, उनमें से एक था। तो
तो सबने सोचा कि भाई इल्तुतमिश ही राजा क्यों, आपस में फूट हो गई, विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई। वो कहे कि नहीं हम राजा, वो कहे कि नहीं हम राजा। उसी समय जो बिहार था, ऐबक के समय जीत लिया गया था बंगाल और बिहार को, स्वतंत्र घोषित कर दिया उसने अपने आप को। इधर पंजाब में कुबाचा था, इसने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। दोआबा और राजपूत जो क्षेत्र थे, इसने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। और सबसे बड़ी दिक्कत जो उसके सामने थी, ऐबक क्या थे, सुल्तान के पास कहां से मिली थी, गोर के शासक से। तो एक प्रकार से गोर के सुल्तान थे, उनके अधीनस्थ थे, गजनी साम्राज्य के अधीनस्थ थे। तो अब जब ये बने, इल्तुतमिश बने, इनके सामने भी समस्या खड़ी हो गई। खड़ी क्या हो गई कि जो गोर का शासक था, ठीक है, उसने अपना छत्र और राजचिन्ह सब भिजवा दिया इनके पास कि हम आपको भारत का सुल्तान घोषित करते हैं, भारत का सिपह सलार घोषित करते हैं। इसने देखा कि अभी तो विद्रोह हो रहा है चारों तरफ, ऐसी स्थिति में उससे उलझना ठीक नहीं है। उसका नाम था यल्दुज, गोर के शासक का क्या नाम था, यल्दुज। इसने छत्र और चिन्ह सब भिजवा दिए, ठीक है। अब देखिए यल्दुज के साथ क्या समस्या हुई। ये गजनी के शासक थे, राज चिन्ह भेजे, राज चिन्ह स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक भैया मान लेते हैं अभी के लिए कि हम आपके दास हैं, हम आपके अधीनस्थ हैं, हम आपके सुल्तान हैं, हम आपके सिपह सलार हैं। लेकिन यल्दुज को जब वहां से गजनी से या गोर से जब ख्वारिज्मों ने भगाया, वहां पे गृहयुद्ध हो गया, ख्वारिज्म का शासन वहां स्थापित हुआ। तो जब भगाया मार के वहां से, तो यल्दुज महोदय कहाँ चले गए, जैसे ये मान लीजिए भारत है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, गोर साम्राज्य है, ये आपका पंजाब है, ये लाहौर है, ये दिल्ली है, और ये बंगाल और बिहार है। तो जब यहाँ से ये भागे महोदय, तो ये सीधे कहाँ आए, लाहौर में। लाहौर में किसका शासन था, कुबाचा का। कुबाचा भी विद्रोह कर दिया था। तो इल्तुतमिश था बहुत चालाक आदमी, होशियार तो था। उसने कहा कि पहले इन दोनों को आपस में लड़ने दो, कुबाचा को, यल्दुज को। यल्दुज ने प्रेशर बनाया तो कुबाचा भाग के आ गए पंजाब। यल्दुज ने फिर पंजाब भी जीता। अब समस्या इस बात की हो गई, अगर ये दोनों साम्राज्य मिल गए, लाहौर का और पंजाब का, और यल्दुज यहाँ का राजा हुआ, तो कल को मेरे ऊपर दिल्ली में प्रेशर बनाएगा, क्योंकि गोर तो निकल चुका है इसके हाथ से, यहाँ इसको जाना नहीं है। इसने क्या किया, यल्दुज से युद्ध करने का फैसला लिया, और यहीं पे तराइन का तीसरा युद्ध हुआ है। 1215-16 होगा, 1215-16 में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ, ठीक है। तीसरा युद्ध हुआ, इसमें क्या हुआ, कुबाचा महोदय तो भाग गए थे पहले से बठिंडा में, ये भागे भागे यहां पड़े थे। इसने तराइन के युद्ध में यल्दुज को मार गिराया, यल्दुज हार गए। यल्दुज हार गए तो इससे इसको बड़ा फायदा मिला। पहला फायदा यह मिला कि जो भारत का साम्राज्य था इल्तुतमिश का, वो गोर साम्राज्य के अधीन न हो करके एक स्वतंत्र अस्तित्व हो गया। हम किसी के सिपा सलार नहीं, हम किसी के अधीन नहीं, हम स्वतंत्र राजा हैं। इसीलिए उसको दिल्ली का पहला सुल्तान कहा जाता है, ठीक है। दूसरा फायदा यह हुआ कि जो सबसे प्रबल शत्रु था यल्दुज, उसकी क्या हो गई, मौत हो गई। अब देखिए, अब तो ये हो गया, अब बचा बंगाल।
बंगाल में कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बख्तियार खिलजी ने वहां पूरा लूट लिया था, अपने अधीन बना लिया था। तो जब उनकी मृत्यु हुई गौरी की, तो उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ऐबक ने बंगाल को जीता, वो मारे गए। ऐबक इनके अधीन रहा। ऐबक के अधीन बंगाल तब तक रहा जब तक ऐबक जिंदा रहा। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के मरते ही जलालुद्दीन मकबरनी जो था, यहाँ का शासक था। ठीक है, सॉरी, जलालुद्दीन मकबरनी तो इधर आ जाएगा। बंगाल विजय में क्या नाम था उसका, अली मर्दान। अली मर्दान ने वहां अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। इल्तुतमिश ने इनको भी हराया जाकर के, और मलिक जानी एक थे उसके सिपह सलार, मलिक जानी को कहा कि अब तुम बिहार के सूबेदार रहोगे। इसने देखा कि बंगाल और बिहार दो बड़े प्रदेश हैं, इतना बड़ा क्षेत्र है, दोआबा का क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था मजबूत है, यहाँ पे अगर एक राजा रहेगा तो हमेशा वो विद्रोह करेगा। इसने मलिक जानी को वहाँ का बना दिया। ठीक है, मलिक जानी महोदय तो रहे यहाँ पे। ठीक है, 1225 में। लेकिन यहाँ पे फिर खिलजियों का भी विद्रोह हुआ। खिलजियों का नाम सबसे पहले यहीं आता है, बंगाल में इल्तुतमिश के समय। इसने क्या किया, सबको हटा करके, इसका एक लड़का था नासिरुद्दीन महमूद, बहुत ही योग्य शासक था। शासक क्या था, जो भी उसको काम दिया गया, अगर वो जिंदा रह गया होता तो हो सकता है आज भारत का इतिहास दूसरा होता। ठीक है, उसका नाम था नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन को कहा कि भैया अब तू बंगाल बिहार संभालो। ठीक है, हम देखते हैं। इधर बंगाल बिहार ये संभाल रहे थे, इधर जो कुबाचा महोदय थे भटिंडा में अपना प्रोग्राम लगाए हुए थे सेना इकट्ठा करने का। इनको घेर लिया भटिंडा में जाकर के। जब इनको घेर लिया गया तो इनका एक लड़का था कुबाचा का, बहराम मसूद। वो नाम रटने की कोई जरूरत नहीं, इतना याद रखिए कुबाचा का एक लड़का था, जिसको उसने इल्तुतमिश के पास भेजा कि तुम जाओ और संधि की याचना करो, और हम लोग संधि कर लेंगे, हम उनके सिपह सलार के रूप में रहेंगे। इल्तुतमिश गुस्सा हुआ था एकदम, इसको बहराम मसूद को पकड़ लिया, बंदी बना लिया, और कह दिया कि कोई समझौता नहीं होगा, हम जब मारेंगे तुमको तो मारेंगे। जब कुबाचा को लगा कि कहीं कुछ नहीं रास्ता बचा है, तो उसने सिंधु नदी में डूब के आत्महत्या कर ली। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ, ये बंगाल, बिहार, दिल्ली, ये आ गया लाहौर, पंजाब, ये राजपूत राज्य, सब धीरे धीरे ये उत्तरी भारत लगभग इसके आ गया कब्जे में। ठीक है, उसी समय होता क्या है, चंगेज खान जो विश्व में बहुत ही मशहूर आक्रमणकारी रहा है, जिसने कभी पराजय का सामना नहीं किया, वो जहां जाता था उसके नाम से लोग डर जाते थे, आत्मसमर्पण कर देते थे। उसी समय वो भारत आया, किसकी, जलालुद्दीन मकबरनी को पीछा करते हुए। जब वो पीछा करते हुए भारत आया, मकबरनी महोदय क्या किए, जलालुद्दीन मकबरनी ने ऐबक के पास अपना दूत भेजा कि आप हमारी सहायता करिए। अब इसके सामने दो समस्या, अगर वो सहायता नहीं करता है और चंगेज खान वहीं से लौट जाता है, तो जो भटिंडा पे कब्जा किया है, पंजाब को और सिंध को अपने क्षेत्र में लिया है उसने, वहां पे एक बड़ा शत्रु पैदा हो जाता है।
और अगर उनको शरण दे देता तो चंगेज खां की सेना रौंद देती इनके पूरे साम्राज्य को। इसलिए उसने उसके दूत की हत्या करवा दी। अब विनम्रता पूर्वक कहा भैया हम सहायता नहीं कर पाएंगे चंगेज खां के खिलाफ। बाद में वहां भी हो गया, मामला निपट गया, चंगेज खां वहीं से चला गया। ठीक है, तो ये उनका पूरा प्रोग्राम रहा इल्तुतमिश का। क्या किया इन्होंने? बंगाल, बिहार, पंजाब, लाहौर, राजपुताना, इतना भी उन्होंने किया कब्जा। भारत में एक साम्राज्य की स्थापना की। जो साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद लगा जगह जगह विद्रोह हो गए, ढह गया, वो साम्राज्य इसने स्थापित कर दिया। साम्राज्य स्थापित किया कैसे? ये तो उसके काम हो गए, ये तो उसकी राजनीतिक विजय हो गए। वो प्रधान बन गया, चाहे गांव का प्रधान लीजिए, चाहे देश का प्रधान लीजिए, प्रधान बन गया। लेकिन ये उसने किया कैसे? चारों तरफ विद्रोह, बड़े बड़े सरदार, बड़ी बड़ी सेनाएं, तो आखिर ये हुआ कैसे? आप इसकी टेक्निकलिटी में चले जाइए, कुछ रटने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो ये है कि तुर्कों को दास रखने का बड़ा शौक था, मजबूरी भी थी, शौक ही नहीं मजबूरी। मजबूरी कैसे थी बता रहा हूं। दास दो टाइप के थे, एक ताजिक, मतलब ये तुर्क थे, नहीं ये गैर तुर्क थे, ये भी विदेशी थे। और एक ताजिक था और एक तुर्कदास था। तुर्कदास अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और ताजिक जो है ये विदेशी थे, इनको छोटे छोटे पद दिए जाते थे। इल्तुतमिश जब गद्दी पे बैठा, उस समय सेना कैसे होती थी? हमने बताया कि अफगानिस्तान, ईरान और इराक में कुछ पैदा नहीं होता था, छीन छीन के ही वो लोग खाते थे। इधर आक्रमण किए, छीन लाए, खा लिए, उधर आक्रमण किए, छीन लिए, खा लिए। गए पंजाब को लूट लाए, 3 साल बैठ के खाए, फिर गए मुल्तान को लूट लाए, 3 साल बैठ के खाए, सिंध को लूटे, 3 साल बैठ के खाए। ऐसे ऐसे काम चलता था लोगों का। तो वहां सेना रखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी राजा को। जो वहां का सरदार था वो कहता था कि भैया चल रहे हैं फला गांव लूटने, तो सब तैयार रहते थे घोड़ा तलवार लेकर के, चलो भैया। क्योंकि युद्ध में जो माल मिलता था वो माल बंटता था सब में, वो लूट का सारा माल बंटता था। तो कोई अस्थाई सेना नहीं थी। अस्थाई सेना नहीं थी तो राजा का रक्षा कौन करेगा? मान लो कोई दूसरा सरदार आ जाए और धोखे से मार दे उनको, सोते रहे, गला रेता चल दिया, जा गद्दी बैठा कि अब से शासक हम। ये समस्या उनके सामने अपने सुरक्षा की थी। इसीलिए वो दास खरीदते थे कि जो दास खरीदेंगे हम, वो हमारी रक्षा करेंगे, वो केवल मेरे दास रहेंगे, वो केवल मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। तो जब भारत में इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करना, तो स्थापित तो कर ही दिया था ऐबक ने। जब विद्रोह हो गया, उसको लगा कि नहीं उसको कब्जे में लेना है, तो इसने सोचा कि यार एक अस्थाई सेना होनी चाहिए। ऐसा नहीं, राजा की सेना होनी चाहिए जो राजा के अधीन कार्य करे। ठीक है, तो उसने चालीसा का गठन किया। 40 गुलाम जो उसके सबसे अच्छे अच्छे थे, उनके अधीन कहा कि तुम लोग एक अस्थाई सेना रखोगे। अब अस्थाई सेना रखेंगे, तुमको खाने पीने वेतन देने के लिए कुछ तो चाहिए, पैसा का साधन कहाँ से मिलेगा भाई? क्योंकि ये लोग लूट खसोट पे जिंदा रहते थे। उसने कहा कि यार भारत बहुत बड़ा है, एक काम करो, छोटे छोटे स्थान में तुम लोगों को आवंटित करता हूं, तुम लोग यहाँ के सरदार रहोगे, यहाँ से टैक्स वसूलोगे और उस टैक्स को हमको दोगे। तो कहे खर्चा महाराज कहाँ से चलेगा? तो कहे जैसे मान लो कि 500
गांव तुमको दे दिए, 500 गांव में तुम्हारा खर्चा जो चलता है, जो सेना रखे हो, 200 गांव का खर्चा या 300 गांव का खर्चा मान लीजिए तुम्हारा खर्च आता है, तो बचता कितना, 200 गांव का। तो 200 गांव का खर्चा तुम हमको दे दो और 300 गांव का खर्चा तुम रख लो, उसी से सेना अपना मेंटेन करो। इसको कह दिया उसने एकता व्यवस्था। चालीसा और एकता व्यवस्था एक दूसरे के पूरक रहे हैं, ये दोनों कोई अलग अलग व्यवस्था नहीं थी। और केंद्र में इसने एक अस्थायी सेना रखी और एक दीवाने अर्ज स्थापित किया, यह सेना विभाग था। इसने कहा कुछ सरदार ऐसे भी रखने जरूरी है जिनको हम नगद वेतन देंगे, वो राजधानी में रहेगी, नगद वेतन देंगे सेना को, सिपा सलार को नगद वेतन देंगे और वो दीवाने अर्ज के अधीन रह के हमारी सेवा करेगी। ठीक है। अब देखिए, अब समस्या आई पैसे की। तो पैसा टैक्स जो होता था भारत में वही तो राजा को मिलता था। टैक्स किस पे लेंगे? आज की तरह से पार्ले जी बिस्कुट थोड़ा बिकता था कि उस पर इतना टैक्स है, मोटरसाइकिल थोड़ा बिकती थी 28% जीएसटी सरकार लेगी, होटल तमाम थोड़े खुले थे कि 52% या 40% सेवा कर लेगी सरकार। उस समय जो खेती की उपज होती थी उसी उपज का ही टैक्स लिया जाता था कि भैया जितना पैदा होता है उसका 1/6 हमको दे दो। यह प्राचीन भारत की व्यवस्था थी। बाद में इस भारत की व्यवस्था को इसमें बदलाव हुआ है और 1/3 रखा गया इसको सल्तनत काल में। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक रहा कि 2/3 भी उसने करने का प्रयास किया। दूसरी चीज, अब देखिए ये गठन तो हो गया इनका। अब जब जो धार्मिक रूप से कट्टर थे उन्होंने देखा कि इल्तुतमिश तो हो गया मजबूत भाई, अब उसका हम सीधे कुछ नहीं बिगाड़ सकते विद्रोह करके। अस्थाई सेना भी रख लिया, 40 सरदारों का समूह भी रख लिया, पूरा देश अच्छा खासा टैक्स आ रहा है, खुद वो बुद्धिमान है और वीर भी है उतना। इन्होंने कहा इसका एक वजीर था निजामुद्दीन जुनैदी, हर राजा के पास एक वजीर होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए और स्वामी भक्त होना चाहिए। जैसे भाजपा के पास है वजीर आज की डेट में अमित शाह है, बिना वजीर के देख लीजिए कांग्रेस की क्या हाल है। वहां कोई वजीर नहीं, वहां राजा है, खा पी के मस्त है, अपना दर्शन देने चले आते हैं कि भैया हाँ मेला आ गया है लोकतंत्र का, चलो थोड़ा सा जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लिया जाए। कांग्रेस के हाल देख रहे हो क्या है। तो निजामुद्दीन जुनैदी इसका बहुत अच्छा मंत्री था, वजीर था। इसको उलेमाओं ने कहा कि भारत को दारुल इस्लाम बनाया जाए, जितने दूर कब्जा हुआ है या तो सबसे कहा जाए कि इस्लाम स्वीकार करो या फिर मौत। राजा को क्या है, दिखाना है कि हम बहुत बड़े इस्लामवादी हैं। लेकिन यहाँ जुनैदी ने कहा इनसे इल्तुतमिश से कि महोदय अगर आप ऐसा कर देंगे तो हम लोग समुद्र में बूंद के समान हैं यहाँ पे, और जब सारी जनता विद्रोह पे उतर जाएगी ना तो फिर झुकना ही पड़ेगा, नेस्तनाबूद हो जाएंगे हम आप यहाँ से। कभी भी कोई बड़ा विद्रोह होता जैसे 1857 का विद्रोह हुआ, उसने अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ने का काम किया भारत से, वहीं से शुरुआत हुई। और फिर जाके 1942 में जब आंदोलन हुआ है, सशस्त्र आंदोलन हुआ है, फिजिकल प्रोटेस्ट पता नहीं क्यों इतिहास हमारा कहता है कि बहुत जरूरी है। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा आरआरबी एनटीपीसी में, तमाम उसकी बात अलग है, छोड़िए। यहाँ इसने कहा कि हम भैया फिजिकल प्रोटेस्ट को झेल नहीं सकते, हर व्यक्ति अगर प्रोटेस्ट करने लगेगा तो
इस विचार को आप रहने दीजिए, आप कुछ और काम करिए। कहे क्या काम करें? कहा वेतन देने की बात तो आप कर दिए, कितना अनाज देंगे सबको आप? आदमी वेतन अनाज के रूप में लेगा, अरे उसको शस्त्र भी चाहिए, घोड़े भी चाहिए, रुपया चाहिए उसको। तो उसने कहा एक नई मुद्रा व्यवस्था लॉन्च करिए यहाँ पे भारत में। इल्तुतमिश ने नई मुद्रा व्यवस्था लॉन्च की, चांदी के और तांबे के 2 सिक्के चलाए। ठीक है, चांदी के और तांबे के 2 सिक्के चलाए। चांदी का टका चलाया या टंका जिसको कहते हैं, और तांबे का जीतल। कुतुब मीनार का निर्माण 1 मंजिला कराया था किसने? ऐबक ने, और 3 मंजिले का निर्माण करा के कुतुब मीनार को पूरा कराया। ग्वालियर में और इधर राजपूताना में, जोधपुर वगैरह को जब जीता, ये जीत के उपलक्ष्य में वहां पर उसने बनाया अतरकीन का दरवाजा। कौन सा दरवाजा? अतरकीन का दरवाजा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बुलंद दरवाजा अकबर, इसी तर्ज पे बनाया था अकबर। अकबर को प्रेरणा इसी से मिली थी, इल्तुतमिश के अतरकीन के दरवाजे से। मोहम्मद गोरी के नाम पे मदरसे भी खुलवाए उसने। ये भाई भारत में रहेंगे। अब देखिए, मदरसों की बात कभी भी अगर आती है तो आप इल्तुतमिश को छोड़ के दूसरे को मत मारिए। मदरसों की स्थापना उसने कराई। मदरसों की स्थापना उसने कराई क्यों? अरे भैया, जब शासन करेंगे यहाँ पे तो उनको कुछ क्लर्क भी चाहिए, लिखा पढ़ी करने वाले, कि किस गांव का कितना टैक्स बाकी है, किस राजा का कितना टैक्स बाकी है, कितना उन्होंने दिया, कितना आय हुई, कितना व्यय हुआ। उसके लिए उनको क्लर्क चाहिए, वो क्लर्क चाहिए, उसके लिए उसने मदरसे खुलवाए। भैया शिक्षित होंगे, उर्दू जानेंगे, अरबी जानेंगे, तुर्की जानेंगे, तब तो लिखेंगे। भाई हिंदी तो उनकी भाषा थी नहीं, संस्कृत तो उनकी भाषा थी नहीं, उन्होंने मदरसे खुलवाए। जैसे अंग्रेजों ने भारत में आके अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव इसीलिए किया कि उनको क्या चाहिए थे? उनको क्लर्क चाहिए थे। ठीक है। अब 1236 में इनकी हो जाती है मृत्यु। इल्तुतमिश की 1236 में मृत्यु हो जाती है, 16 साल शासन करने के बाद। मेन काम बता ही दिए, कौन कौन सा क्या क्या है उसको एक बार देख लीजिएगा। बंगाल, बिहार, बठिंडा, पंजाब, जोधपुर, इन सबको जीत के मिलाए। कुबाचा, यलदूज और जलालुद्दीन मकबरनी को भगाए। उसके बाद अली मर्दान जो था बंगाल का, उसको तो सब मिला जुला के उसके बाद अस्थाई सेना रखा इन्होंने, एकता व्यवस्था शुरू किया इन्होंने, चालीसा का गठन किया इन्होंने। ठीक, चालीसा गठन करने के बाद क्या बचा? कुतुब मीनार को पूरा कराया, मदरसे बनवाया, अतरकीन का दरवाजा बनाया, मुद्रा व्यवस्था भारत की प्रारंभ की, चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया इन्होंने। इसका 1236 में इनकी होती है मृत्यु। सल्तनत काल का ऐसा शासक जो अपने मृत्यु के समय सबसे अच्छी परिस्थिति में था, लेकिन वैचारिक रूप से बहुत उलझन में फंसा हुआ था। इसके लड़के थे 4 और एक लड़की थी, उसका नाम था रजिया। रजिया बहुत प्रिय पुत्री थी इसकी। रजिया को उसने पाला था जैसे लड़के को पाला जाता है। तो जब इसकी उसने ये भी कहा कि भैया जब हम मर जाएंगे तो हमारे पुत्रों को गद्दी पे मत बिठाना, ये सब लंपट हैं, साम्राज्य खो देंगे, रजिया को गद्दी पे बिठाना। ठीक है। लेकिन
ऐसा आज की डेट में भी महिलाओं की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाता है जब तक कि अपनी योग्यता सिद्ध न कर दें वो। जब तक कि अपनी योग्यता, तो उस जमाने में कैसे महिला सत्ता भैया स्वीकार कर ले, करिए भैया हमारी शासक महिला है, यहाँ से जीतते हुए आए हम लोग अफगानिस्तान से गोर से लेकर के, अब भारत में आके महिला शासन कर रही है हमारे ऊपर, यह तो भाई बड़ी खराब बात है। तो सरदारों ने जो तय किया, उसने कहा रजिया उजिया को गद्दी पर नहीं बैठाएंगे। उसका एक लड़का था रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। 1236 में जब मौत होती है इल्तुतमिश की, तो सरदारों ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया। क्यों? क्योंकि यह मानसिक रूप से बच्चा था, व्यवहारिक रूप से बच्चा था, फिजिकली बच्चा नहीं था। बड़ा हो गया था लेकिन उसको कोई विशेष मतलब नहीं था साम्राज्य से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसकी एक माता थी। अच्छा, ये था कौन? रुकनुद्दीन फिरोज। जैसे पहले दास रखे जाते थे वैसे दासियां भी रखी जाती थी। इल्तुतमिश ने एक बहुत ही सुंदर दासी खरीदा था, उसका नाम था शाह तुर्कान। शाह तुर्कान को जब देखा इल्तुतमिश ने तो कहा ना यार, ये तो हमारे यहाँ काम करने लायक है, इसको ले चलो हमारे यहाँ। कम से कम सुबह सुबह उठे तो सुंदर चेहरा तो दिखे, कोई चाय लेके आएगा तो कैसे। बाहर वाली हंसी मजाक की बात अलग है। शाह तुर्कान को जब देखा इसने तो खरीद लिया। और ये इतनी सुंदर थी और इतनी प्रवीण थी नृत्य में कि यह सबसे खास बन गई इल्तुतमिश की। राजकाज के कार्यों में भी दखल देने लगी, यहां तक कि फिजिकल रिलेशन बन गया दोनों में। और उसी रिलेशन की उपज थी कौन? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इसी का लड़का पैदा हो गया। तो था तो दासी के पेट से पैदा हुआ। अब दासी के पेट से पैदा हुआ है तो इसको अगर राजा बना देंगे तो सत्ता किसके हाथ में रहेगी? सरदारों के हाथ में रहेगी। वही मालिक रहेंगे, है ऐसे चलो, नहीं वैसे चलो, नहीं राजा साहब ये काम नहीं करना, ऐसे करना है। जैसे कि पाकिस्तान में होता है, वहाँ का जो सेना प्रमुख है वो प्रधानमंत्री को डांट कर कह देता नहीं ऐसे नहीं ऐसे हो। तो सेम कंडीशन वहाँ थी। तो शाह तुर्कान ने क्या किया, उसने सोचा कि अगर रुकनुद्दीन फिरोज को शासन में बने रहना है तो जो इल्तुतमिश के वास्तविक लड़के हैं, जो सगे लड़के और लड़कियां उनकी रजिया वगैरह हैं, जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक हो जाएंगे खतरा फिरोज शाह के लिए। तो ये तो लंपट था ही। इसने कहा जाओ तुम ऐश करो, जितना कर सकते हो, हम देख रहे हैं काम काज। इसने इल्तुतमिश के पूरे परिवार को, उनकी रानियों को, लड़कों को टार्चर करना शुरू किया। और यहां तक कि उसका एक लड़का था कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन को अंधा करके मरवा दिया इसने। ठीक है, शाह तुर्कान ने इसको अंधा करके मरवा दिया। धीरे धीरे इसकी इतनी ज्यादा बढ़ गई 2 महीने में ही स्थिति कि जो सरदार सोचते थे कि हमारे अधीन चलेगा, तो उन्होंने देखा कि यार सारी सत्ता तो ले लिया शाह तुर्कान ने, अब अंदर ही अंदर वो भी उससे नाखुश हो गए और सोच रहे थे कि ये हटे। तो हाँ, एक काम इल्तुतमिश ने और किया था। उसने कहा था जिसको भी न्याय चाहिए वो मेरे दरवाजे पे आ जाए। 2 सिंह बनवाया होगा तो उसके गले में घंटी थी, उसको घंटा बजाइए, आपको न्याय मिलेगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त हुआ करती थी कि लाल वस्त्र पहन के आना पड़ेगा। मुसलमानों में किसी मस्जिद के सामने लाल वस्त्र उस समय पहन के लोग जाते थे, तो इसका मतलब वो अन्याय मानने जाते थे कि मेरे साथ अन्याय हुआ, आप लोग न्याय करिए। तो जब शाम की नमाज हो रही थी उसी समय रजिया लाल वस्त्र धारण किया और मस्जिद के सामने गई। कहीं क्या चाहते हैं आप लोग, हम लोग मार दिए जाएं? शाह तुर्कान ये कर रही वो कर रही, कुछ सही कुछ बढ़ा चढ़ा के उसने बताया उसमें।
जनता भी पक्ष में हो गई रजिया के, सरदार तो पहले से ही ताक में थे, सरदारों ने इनको हटा दिया, मारा। गद्दी पे कौन बैठ गई? रजिया। इल्तुतमिश की इच्छा पूरी हुई और 1236 में ही रजिया क्या हो गई? रजिया सुल्तान बन गई। ठीक है। अब देखिए, रजिया सुल्तान तो बन गई जनता के समर्थन से और सरदारों के समर्थन से। सरदार यद्यपि नहीं चाहते थे कि कोई महिला शासन करे, लेकिन सोचते थे कि शायद तुर्कान से तो अच्छी ही है, इसको भी देखेंगे 2-4 महीने, फिर निपटा देंगे, दूसरे को बना देंगे, इसी चक्कर में बैठाए। लेकिन ये इतनी योग्य शासक थे, इसने पुरुषों जैसा वस्त्र धारण किया, पूरा टोप पहना और शासन पे बैठने लगी, सत्ता सिंहासन पे बैठने लगी और सारा काम देखने लगी खुद प्रॉपर। उन लोगों को लगा यार अब तो मामला गड़बड़ हो गया। उस समय रजिया के समय भटिंडा में यहाँ था अल्तुनिया और यहाँ था याकूत, ये दिल्ली। इसके जो सरदार थे ये लोकल सरदारों को उकसाने लगे कि तुम लोग विद्रोह करो, तुम लोग विद्रोह करोगे, उधर से सेना लेके आओगे, इधर से रजिया निकलेगी, पीछे से हम लोग मारेंगे, आगे से तुम, पीछे से हम, रजिया खत्म। लाहौर में विद्रोह हुआ, रजिया पहुंच गई, बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। बंगाल में विद्रोह हुआ, इसको भी रजिया ने दबा दिया। अब इन लोगों को लगा कि नहीं, छोटे मोटे सरदारों से काम नहीं चलेगा, अब बड़े सरदार को पकड़ते हैं। लेकिन देखते थे कि जनता भी किसके पक्ष में है? रजिया के। और कुछ अच्छे सरदार भी ऐसे थे कि जो रजिया के पक्ष में थे। तो किसी को अगर गिराना हो तो सबसे पहले कैरेक्टर उसका गिरा दो, खास करके महिला का। तो यहाँ पे इन्होंने चाल चली, कहा कि पहले तो इसका कैरेक्टर खत्म करो, अपने आप खत्म हो जाएगी। आज के डेट में भी कोई लड़की किसी लड़के से 2 दिन चौराहे पे बात कर ले, तीसरे दिन बात फैल जाती, करे फलाने से बात कर रही थी, कुछ है मामला, कुछ चक्कर है, भले वो भाई बहन हो लेकिन कुछ चक्कर है। तो यहाँ पे वही कंडीशन हुई। यहाँ जो याकूत था, जमालुद्दीन याकूत, ये अबिसिनिया का था, अबिसिनियाई निवासी था, ये भी दास ही था। ये इसका पर्सनल सलाहकार बना लिया इसने याकूत को, उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर के। और जब भी ये घोड़े पे चढ़ते थे तो याकूत थोड़ा सा सहारा दिया करता था इसको। बस यही बात मिल गई, ऐसे को लेके फैला दिए लोग कि जो रजिया है तो भैया याकूत से उसका चक्कर है। अब चक्कर है महिला, मुस्लिम महिला, वो भी गैर तुर्क से। अबिसिनिया का निवासी है, तुर्की का निवासी तो है नहीं, उससे प्रेम करने लगी तो भैया बड़ी खराब चीज है। अब यहाँ दिक्कत हो गई। तो अल्तुनिया जो यहाँ का शासक था, पंजाब का, बठिंडा का, इससे कहे, लाहौर को भी कब्जे में ले लिया था, इससे कहे कि तुम करो विद्रोह और हम देखते हैं जब भी मौका मिलेगा पीछे से कर देंगे आक्रमण। अल्तुनिया ने विद्रोह किया, रजिया सेना लेके पहुंच गई, याकूत को साथ लिया, पहुंच गई वहां पे। अब याकूत मुख्य सलाहकार, इन सरदारों ने कहा कि इसका सलाह देने वाला ही अगर मर जाए तो काम बन जाएगा। तो इन्होंने जमालुद्दीन याकूत की हत्या करवा दी भाड़े के टट्टुओं से। अब रजिया यहाँ थोड़ा सा पड़ गई अकेली, वो सोचे कि करे। अल्तुनिया से उसका युद्ध हुआ, युद्ध 1-2 दिन में तो खत्म नहीं होता है।
रजिया उस समय की बहुत सुंदर औरत भी थी। इसने चाल चली। इसने चाल क्या चली, इसने कहा अल्तुनिया से, इसने अल्तुनिया से कहा कि हमसे शादी करोगे। अल्तुनिया ने देखा यार ये तो बड़ा अच्छा मौका है, एक राज्य मिलेगा हमको, शादी हो जाएगी, पति के रूप में रहूंगा, श्रेष्ठ रहूंगा, पैसा दौलत सब कुछ तो मिल रही है, दूसरे सुंदर भी है, दिक्कत क्या है इसमें, कर लेते हैं शादी। अब अल्तुनिया और रजिया की शादी हो जाती है। रजिया ने क्या सोचा कि चलो बेटा ऐसे तो तुम नहीं मानोगे हार अपनी, लेकिन हम शादी कर लेंगे तुमसे और फिर ले चलेंगे दिल्ली में, तो 4 बात सुबह भी सुनाएंगे, 4 बात शाम को भी सुनाएंगे। तो पति बेचारा सुनता ही तो रहता है और करता क्या है। तो कहा साम्राज्य तो फिर भी मेरा ही रहेगा, चलो तो बताते हैं तुमको, फिर हम जो तुम्हारी सारा है तब निकाल देते हैं हेकड़ी। तो रजिया ने शादी कर ली। अब जो विरोधी सरदार थे इनके सामने तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई, भैया जिसको हम लोग सबसे मुख्य दुश्मन बनाए उसका वो तो शादी कर लिया। सेना हट गई पीछे सरदारों के नेतृत्व में, और इसने अफवाह फैला दी क्या कि बहुत बड़ा खजाना अल्तुनिया ने दिया। अरे अल्तुनिया मतलब इस युद्ध में लूट करके बहुत बड़ा खजाना दिल्ली जा रहा है। कुछ सैनिक खजाने को लेके कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। तो काफी सेना नष्ट भी हो गई थी आपसी युद्ध में, अल्तुनिया और रजिया दोनों की। अब विरोधी सरदार अपनी सेना हटा लिए थे किनारे, क्योंकि वहां डकैती बहुत होती थी, डाकू बहुत होते थे, क्योंकि वो भी राजस्थान वाला क्षेत्र वो भी वैसा ही है कि नहीं पैदा होता है, छीन के लाएंगे। तो डाकुओं ने सोचा कि यार इतना बड़ा खजाना जा रहा है, इसको हम लोग लूट लें तो लाइफ सेटल। उसने 1240 में उस काफिले पे आक्रमण कर दिया। काफिले पे आक्रमण किया कि राजा का भैया जा रहा है खजाना, एक भी बंदा अगर जिंदा बच गया तो पहचान लेगा कि कौन था, शिनाख्त हो जाएगी, किसी को जिंदा मत छोड़ना, जिंदा छोड़े कि बवाल करो, सबका विनाश हो जाएगा। फिर इन्होंने पहले क्या किया, काफिले पे हमला बोला और सबको मार दिया, जिसमें अल्तुनिया भी मारा गया, रजिया भी मारी गई। जब डाकू के सरदार ने देखा करी यार ये तो धोखे में हो क्या गया, हमने मार किसको दिया, भारत के साम्राज्य को मार दिया हमने, तो दिल्ली की सुल्तान है तो रजिया है, भागदड़ मची, वो भाग लिए वहां से। और ऐसे हो गया रजिया का अंत डाकुओं के द्वारा। ठीक है। अब रजिया के बाद जो शेष बचता है, इसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी वंश तक अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। और आज मौनी अमावस्या है, आप लोगों को उसकी शुभकामनाएं। और हमारा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों को कहानी के माध्यम से बताऊं, टेक्निकलिटी बताऊं उसको, इतिहास की जो है, और आपको इतिहास याद हो जाए। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार सुन लीजिए, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कौन था कैसे था। इसी तरीके से पूरा मैं आपको मेडुअल और मॉडर्न दोनों रटवा दूंगा। 2 महीने में आपकी जुबान पे होगा, एक कहानी खाका रहेगी। ठीक है, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और इससे क्वेश्चन बनते कैसे कैसे हैं, ये शमसी वंश था इसका, इल्तुतमिश का, तो फिर इसके बाद फिर बताते हैं आपको क्या होता है। और आज शाम को एक वीडियो डालेंगे फिर हम मूल अधिकार पे, और कुछ नागरिकता के क्वेश्चन भी बताना उसमें है, नागरिकता क्वेश्चन बताएंगे, मूल अधिकार बताएंगे, और कुछ परीक्षाओं के बारे में भी अपडेट है उसको भी बताएंगे। धन्यवाद।